हमारे सारे व्यूअर्स, किसान भाइयों को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की ओर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे इस चौथे लाइव सेशन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्को किसान की ओर से ये अथक प्रयास रहा है कि जब जब कोई बाधा या संकट आई है, किसान या हमारे अन्नदाता को जानकारी से वंचित कभी न रहे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे इस लाइव सेशन में। कुछ नई चीजें, कुछ ये ज्वलनशील मुद्दे हैं जो आपसे साझा करेंगे और साथ ही साथ हम आपको उस जानकारी का पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं ये हम आपको आज बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और मैं अपने हर लाइव सेशन में इसका जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि लड़ाई अभी भी अधूरी है, लड़ाई अभी भी बाकी है। हम लॉकडाउन के अपने चौथे चरण में पहुंच चुके हैं और इस चौथे चरण में भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम, क्योंकि अन्नदाता को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर भारत के कृषि को नुकसान पहुंचता है तो पूरे देश को नुकसान पहुंचेगा। इसी मुद्दे को ख्याल में रखते हुए आज हम कुछ बातें आपसे करेंगे और उन बातों को करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्री एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार जैन, जो इससे पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं सौरीकरण के ऊपर, सॉइल सोलराइजेशन के ऊपर, और आशा करते हैं वो जो पिछली बार जो बातचीत सॉइल सोलराइजेशन पे हुई थी, सौरीकरण पे हुई थी, वो जानकारी आपके काम आए और आने वाले समय पे आप उसको लाभ मिलेंगे। तो आइए मैं आपको एक बार फिर अपने एक्सपर्ट, जो बहुत से व्यूअर्स जो हमारे साथ लाइव आते हैं वो ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, इनको देख चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं मिस्टर मनोज कुमार जैन के साथ। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जी सिद्धार्थ जी। मनोज जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी करीबन 25 से 26 किसान भाई लाइव जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता दूं आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, जो समय की जरूरत है। इस पे मनोज जी और ज्यादा बताएंगे, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। किसान भाइयों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गीदड़ झुंड में आते हैं, शेर कभी झुंड में नहीं आता, शेर अकेले आता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जंतु जो यदि झुंड में आता है आजकल, तो किसानों की रातों की नींद हराम हो जाती है, वो है टिड्डियां। आज हमारे विषय, जो मुख्य विषय है जिस पे हम आपसे ये अपनी जानकारी साझा करेंगे, वो है टिड्डियों का प्रकोप एवं उनके नियंत्रण के उपाय। ओवर टू यू मनोज जी। मनोज जी, मैं चाहता हूं कि आप, जो हमारे जितने भी लाइव गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना अभिवादन किया है उनको मैं धन्यवाद कर देता हूं। संत कुमार जी, मुकेश कुमार सुधाकर जी, आशीष कावले जी, चित्रसेन जी, दया श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का अभिनंदन, आपने अपनी ग्रीटिंग्स पहुंचाइए। ओवर टू यू मनोज जी, प्लीज टेक ऑन एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू मेरे किसान भाइयों। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना तो एक घातक बीमारी है ही। इसमें प्रिकॉशंस रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है करना, जिसके द्वारा ही हम अब आगे की जिंदगी को जी सकेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना एक घातक बीमारी है, पता नहीं चलता। और किसानों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो अभी टिड्डी एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही है किसानों के खेत में। टिड्डी जो इंडिया से पैदा नहीं होती, जो ज्यादातर हमें देखने को मिला है कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे राजस्थान के क्षेत्र में काफी ये नुकसान करती है और राजस्थान के क्षेत्र में ये काफी आती है। टिड्डी ने पहले, अगर मैं पास्ट की बात करता हूं तो ये करीब सन 1926 से लेके और अभी तक ये काफी बार अटैक कर चुकी है। तो 1926 में इसके कारण करीब 10 करोड़ का नुकसान हम अपनी फसलों में ले चुके हैं और उसके बाद हम साल दर साल कई बार इसका नुकसान कर, हमारे जो फसलें हैं उनका काफी नुकसान हुआ है। सन 1900 लेटेस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 16-17 में भी इसका काफी नुकसान हुआ था। 2016 में करीब 4700 हेक्टेयर क्षेत्र में 4700 हेक्टेयर क्षेत्र था जैसलमेर का, जहां पर इस टिड्डी का अटैक आया था
और उस टिड्डी के अटैक ने काफी नुकसान किया था, तो वहां पे इसका काफी मात्रा में सरकार ने कंट्रोल कर पाई। और उसके बाद ये J&K में भी एक बार इसका अटैक आ चुका है। उसके बाद इसका कंट्रोल के लिए हमें राजस्थान में कई बार ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ी हैं। इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना पड़ा है। हमारी इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, LWO के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो LWO जो इसके नियंत्रण के लिए काफी काम करती है। तो ये ओवरऑल व्यू है कि हमारे टिड्डी ने कितना नुकसान किया है। अगर मैं इसके नुकसान की मैं बात करता हूँ तो करीब 1940-46 में भी इसने काफी नुकसान किया था। उसके बाद 59-62 में भी इसने काफी नुकसान किया था। तो अभी मॉनिटरिंग टर्न की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों का नुकसान हमारी ये टिड्डी कर सकती है। तो टिड्डी एक ऐसा जंतु है जो हमारी पूरी फसल को चौपट कर सकती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। तो सिद्धार्थ जी, मैं अपने किसान भाइयों को इतना बताऊं कि 2017 और 2019 में भी इसका अटैक आया था। 2019 में अक्टूबर नवंबर में भी इसका एक अटैक आया था, जिसकी वजह से काफी नुकसान राजस्थान में हुआ। तो जी सिद्धार्थ जी। तो मनोज जी, आपने एक बहुत ही विविध इतिहास हमें कीट पतंगों और पर्टिकुलरली इन ये टिड्डियों के बारे में बताया कि जो आजकल बहुत ही बड़े घातक रूप से खास करके पश्चिमी भारत में किसान भाइयों को परेशान कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे साथ करीबन 24 से 25 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ ये संत कुमार जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है, चौहान अशोक जी हैं, विनोद लोधी जी हैं, स्नेहा कृष्णन जी हैं। आप सबका आभार एवं धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने जो भी किसान भाइयों आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, हमारे जो भी ऑडियंस लाइव में जुड़े हुए, जैसे जैसे हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल हो वो सवाल जरूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जवाब हम आपको दे सके। तो मनोज जी, जैसा कि आपने इन टिड्डियों का इतिहास तो बताया अभी, और किस तरह से कितने वैश्विक रूप से कितने बड़े रूप से इनका इकोनॉमिक लॉस, पैसों के रूप में नुकसान हुआ है भारत में एवं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। जरा मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो ये टिड्डियां हैं ये मुख्य किन आकारों की होती, आकार किस प्रकार का होता है, किस आकार प्रकार में होती है मनोज जी? देखिए, टिड्डी की अगर मैं बात करता हूँ तो टिड्डी को सभी लोगों ने देखा होगा, जिसको खुद का कीट के नाम से भी जानते हैं और छोटा सींग वाला कीट के नाम से जानते हैं। इसको प्रवासी कीट के नाम से भी जानते हैं। तो टिड्डी को आप अगर मैं कहूँ तो ये खुद का कीट कैटेगरी में आता है, जो सभी लोग जिसने देखा है टिड्डी को, सभी किसान भाई शायद जानते हैं इस चीज को। इससे अगर मैं बात करता हूँ तो ये टिड्डी जो है पूरे विश्व में करीब 10 प्रकार की प्रजातियां हैं टिड्डियां की, जो नुकसान करती हैं पूरे विश्व में। लेकिन भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं जो नुकसान करती हैं, जिनमें रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, उसके बाद बॉम्बे टिड्डी और एक होती है ट्री ग्रास हॉपर यानी कि वृक्ष टिड्डी। तो ये जो 4 प्रकार की टिड्डियां हैं ये भारत में ज्यादा नुकसान करती हैं। अगर इन चारों में से अगर मैं बात करता हूँ तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे अटैक जो मिलता है वो रेगिस्तानी टिड्डी बहुत ज्यादा अटैक करती है। और रेगिस्तानी टिड्डी हमारे यहाँ पे झुंडों में आती है और काफी नुकसान राजस्थान के अगर शहरों में मैं बात करूँ तो काफी नुकसान वहाँ के किसान भाइयों का करती है। उसके बाद वृक्ष टिड्डी भी कभी कभी अटैक देखने को मिला है। एक बार वृक्ष टिड्डी का जो अटैक है वो जोधपुर में आ चुका है। तो वृक्ष टिड्डी का भी काफी अटैक आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अटैक अगर मैं बात करूँ तो रेगिस्तानी टिड्डी का आता है। अगर मैं इसके नुकसान का आकलन करने की कोशिश करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टिड्डियों का एक छोटा दल अगर हमारे खेत की तरफ आ जाए तो वो एक दिन में करीब 2500 लोगों का भोजन चट कर सकता है। 2500 लोगों का भोजन एक दिन में चट कर सकती है अगर छोटा झुंड है तो। और अगर भरा झुंड आ जाए, बहुत बड़ा अगर झुंड है जिसमें काफी तादाद है टिड्डियों की, ऐसा झुंड किसी गांव में और किसी शहर में अगर आता है जिसका अटैक, तो वहां पे भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। टिड्डी इतनी घातक है, इतनी नुकसानदायक है हमारे खेतों के लिए। सिद्धार्थ जी, आपने तो काफी जिसको बोलते हैं ना कि भयावह इंफॉर्मेशन दी है इस समय। जैसा कि किसान भाई हमारे साथ अभी करीबन 30 से 32 लोग लाइव मतलब जुड़ चुके हैं। आपने कहा कि यही जो टिड्डियां हैं अगर ये छोटे समूह में आती हैं, किसान भाई मैं चाहता हूं आप ये ध्यान दें, 2500 से 2000 लोगों का भोजन कुछ ही मिनटों में चट कर जाना, ये बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं महामारी एवं दिक्कत वाली बात है। जैसा कि हम जानते हैं 1960 के दशक में किस तरह से भुखमरी की स्थिति भारत झेल चुका है एक बार, जो ग्रेट बंगाल फेमिन हो चुका है। आशा करते हैं आज के इस विविध दौर पे, ये सब टेक्नोलॉजी के दौर पे हमें ये ना फेस करना पड़े, इसीलिए हम आगे बढ़े। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक सवाल, हमारा पहला लाइव सवाल आज हम ले लेते हैं जो कि पूछा है निखिल महेश्वरी जी ने। निखिल महेश्वरी जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं चाहता हूं मनोज जी आप थोड़ा सा इनका डाउट क्लियर करें।
ये मिलीबग इन कॉटन, ये सोच रहे हैं कि जो टिड्डियों के बारे में हम बोल रहे हैं क्या ये मिलीबग इन कॉटन है? तो मिलीबग इन कॉटन नहीं, के बारे में जरा संक्षिप्त में मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो ये कंफ्यूजन होता ही है, तो इस पे 2 मिनट पे आप जरा सा संक्षिप्त इनको बता दें। ओवर टू यू मनोज जी। नहीं, मिलीबग अलग है, टिड्डी का अटैक अलग है। मिलीबग कॉटन में अगर है तो उसके लिए अलग स्प्रे होते हैं, और मिलीबग का अटैक आता है तो वो वहाँ पे कॉटन में आप स्प्रे दूसरे केमिकल्स का कर सकते हैं और उसको हम इन हाउस कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टिड्डी का अगर अटैक आता है तो ये झुंडों में आता है और काफी मात्रा में आता है, और इससे पूरे खेत में पूरी फसल को चौपट करता है, हर एक फली को नुकसान करता है। तो टिड्डी के अटैक के लिए इंडिविजुअली फार्मर काफी कम मात्रा में इसको कंट्रोल कर पाता है, लेकिन हाँ कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं टिड्डी कंट्रोल के लिए, जिसके बाद ही टिड्डी कंट्रोल हो सकती है। तो मिलीबग को कंट्रोल करना आसान है, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तो मिलीबग के लिए हम अलग सेशन रखेंगे निखिल जी, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे मिलीबग को लेके कॉटन में। अभी आप अगर इसके लिए कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो आप प्रोपोनफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, या आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक स्प्रे कर सकते हैं, और या फिर आप इमडा का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलीबग को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सिद्धार्थ जी। तो आशा करते हैं निखिल महेश्वरी जी आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अमित कुमार यादव जी का, हरेन चौधरी जी का, ये दया श्रीवास्तव जी का, मोहित खुराना जी का, जिन्होंने अपना अभिवादन व्यक्त किया है, इफ्को किसान को धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस लाइव सेशन में। आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे सेगमेंट में आते हैं। जहां तक आपने इनका इतिहास बताया, इनका आकार प्रकार बताया, अभी मैं चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये इनका जीवन चक्र, टिड्डियों का जीवन चक्र क्या है, और ये किस तरह से घूम फिर के मतलब दूर जगहों से भारत में घुसते हैं और हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। ओवर टू यू मनोज जी। जी सिद्धार्थ जी, एक्चुअली किसी भी कीट के नियंत्रण के लिए हमें उसका जीवन चक्र अगर हमें पता है तो हम उसको काफी मात्रा में उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन अगर चक्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो टिड्डियों का जो जीवन है वो 3 स्टेज में होता है। पहले अंडा, फिर ऑपर, और ऑपर से हमारा वयस्क बनता है। जो अंडा है, अंडा टिड्डी जब देती है, अगर हम वहां कंट्रोल कर लेते हैं, वहां अगर हम अंडे का विकास नहीं होने देते हैं तो टिड्डी को फैलने की संभावना काफी कम हो जाती है। वहीं अगर वो हॉपर बन गया, हॉपर बनने के बाद के उसके कई स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट स्टेज होते हैं जिनको इंस्टार कहते हैं, और वहां पे हमने अगर कंट्रोल कर लिया तो वहां पे फिर हमारा नुकसान नहीं कर सकती। वयस्क बनने से पहले पहले हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं अंडे की मैं बात करता हूँ तो एक जो टिड्डी है वो झुंड में जो आती है वो 2 से 3 फलियों पे अपने अंडे देती हैं, और करीब एक बार में वो 60 से 70 अंडे एक बार में देती हैं। वहीं अगर जो टिड्डियां अकेली रहती हैं, जो झुंड में नहीं रहती हैं, उन टिड्डियों की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 बार में वो करीब 150 से 200 अंडे पैदा करती हैं। इन अंडे को भी डेवलपमेंट के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। इन अंडे को अगर मैं बात करूं तो ये जब रेगिस्तान में 15 जो रेतीली जमीन होती है वहां पे 15 सेंटीमीटर जो जमीन होती है उसके अंदर जाके, और करीब 10 से 12 दिन के लिए और 7 से 10 दिन के लिए ये रहते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे नमी युक्त जगह पे। वहां पे इनका विकास अच्छा होता है। तो अंडे के विकास के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर वहां पे कम है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो वहां पे इसका जो विकास है वो काफी कम हो जाता है। और अंडे के विकास के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर इससे कम टेम्परेचर है या इससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो वहां पे इसका विकास रुक जाता है। तो इस तरीके से हम अंडे का जो कंट्रोल है वहां कर सकते हैं। अंडे को एक जिस तरीके कहना अगर मैं बात करूं तो सेने की एक स्थिति होती है जिसको ऊष्मायन कहते हैं। तो वो सेने की स्थिति अगर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वहां पे 10 से 12 दिन लगते हैं। अगर इससे कम है तो वो सेने में टाइम लग जाता है। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंडे का विकास ही ना हो पाए। तो अगर अंडा का विकास हो जाता है, ऊष्मायन के द्वारा वो सह जाता है, तो वहां से फिर इंस्टार निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्टार की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसको बोलते हैं कि अंडे से पंख रहित हॉपर, जिसमें पंख नहीं होते, पंख रहित हॉपर होता है। तो ये पंख रहित हॉपर तक आने में इसको 5 से 6 स्टार से गुजरना पड़ता है। जो झुंड में रहने वाली इल्लियां हैं, जो टिड्डियां हैं, उन टिड्डियों का जो स्टार है वो करीब 5 स्टार होते हैं। 5 डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, 5 डेवलपमेंट फेज होते हैं जिनके द्वारा इनका विकास होता है। और वहीं जो अकेले रहने वाली टिड्डियां हैं उनके करीब 6 स्टार होते हैं जिसके द्वारा इनका विकास होता है। तो फर्स्ट स्टार में अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टार में हम इसको पहचान सकते हैं, ये सफेद रंग की होती है। सफेद रंग का एक कीट दिखता है हमें छोटा, उसके बाद ये काले रंग में बदल जाता है। 1-2 घंटे बाद ये काले रंग में बदल जाता है।
जैसे ही ये सेकंड स्टार में पहुंचता है या सेकंड फेज में पहुंचता है, तो वहां पे इसका जो सर है, जो हेड है, वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, और ये विशिष्ट पीले रंग का दिखता है हमें, मतलब एक पीला रंग दिखेगा, पीले पैटर्न में इसका जो कलर है वो पीले पैटर्न में हो जाता है। जब ये तीसरे चरण में पहुंचता है, तीसरे स्टार में पहुंचता है और थर्ड डेवलपमेंट फेज में पहुंचता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि इसका जो वक्ष है, तो वहां के दोनों साइड में आपको 2 जोड़े पंख दिखेंगे। तो जो 2 जोड़े पंख दिखने लगते हैं, तो वो तीसरा स्टार है, वहां से इसका एक तरीके से डेवलपमेंट फेज शुरू अच्छे से हो जाता है। वहीं जब ये चौथे स्टार में पहुंचता है, तो ये काले रंग का हो जाता है या फिर ये पीले रंग का हो जाता है, जो टिड्डी का जो कलर है वो काले या पीले रंग का हो जाता है। जब ये फिफ्थ स्टार में पहुंचता है, तो ये अपरिपक्व वयस्क की तरफ ये बढ़ रहा होता है उस समय पे, अगर मैं 5 स्टार की बात करता हूँ। तो फिफ्थ स्टार में इसका जो नुकसान करना है वहां से वो शुरू कर देता है एक तरीके से। तो ये काले पैटर्न में होता है, और या फिर आपको ये चमकदार पीले रंग का होता है। तो फिफ्थ स्टार जो है वो काफी कहना चाहिए कि आगे जाके वो नुकसान करता है, क्योंकि वहीं से हमारा वयस्क बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसकी विकास की बात करूं, तो इसके विकास के लिए करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना जरूरी होता है। 37 डिग्री टेम्परेचर पर ये 22 दिन लेता है, डेवलपमेंट फेज जो इसके होते हैं वो 22 दिन लेते हैं। अगर इसका टेम्परेचर औसतन 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में इसका जो डेवलपमेंट है वो टोटल डेवलपमेंट होने में 70 दिन लगते हैं। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें, जो मैंने शुरुआत में बोला कि अगर हमें जीवन चक्र पता है तो हम इसका काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पे ये 22 दिन लेगा, और वहां पे जहां टेम्परेचर औसतन अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वहां 70 दिन लेगा, तो हमारा नुकसान वहां बच सकता है। तो हम अगर टेम्परेचर वाली बात करते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि वो वायुमंडलीय है। तो वहां पे हम टेम्परेचर को किस तरीके से डाउन ला सकते हैं वो हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं फर्स्ट स्टार से लेके और फिफ्थ स्टार तक की मैं बात करूं, तो ये करीब 6 से 7 सप्ताह लेता है। 6 से 7 सप्ताह का टोटल टाइम लगता है। और ये जो अगर मैं पर स्टार की बात करूं, तो एक स्टार से दूसरे स्टार में आने में करीब 1 सप्ताह का समय लगता है पूरा, जिससे ये डेवलपमेंट जो फेज है वो वहां से शुरू होती है। फिफ्थ स्टार को जो है वो वयस्क अवस्था में बदल जाती है, विकसित होती है। जब वयस्क अवस्था में इसको बदलना होता है, जब फिफ्थ स्टार को वयस्क में डेवलपमेंट आना होता है, उस स्थिति को, उस स्टेज को हम कल्याणा कहते हैं। ठीक है, तो कल्याणा एक स्टेज है जिसको फिफ्थ स्टार से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कल्याणा कहते हैं। और अपरिपक्व जो वयस्क होता है, यहाँ सबसे ज्यादा ये नुकसान करता है। जब जैसी अनुकूल परिस्थिति होती है, तो ये 3 सप्ताह में पूरा वयस्क बन जाता है, और वहां से ये नुकसान शुरू कर देता है। ठंडे और सूखे की स्थिति जहां पे होती है, वहां पे ये 8 महीने का समय लेता है, लेकिन जहां टेम्परेचर अनुकूल होता है और जहां अनुकूल परिस्थितियां होती है, वहां पे केवल ये 3 सप्ताह का समय लेता है। ठीक है, और जो वयस्क होता है उसको प्रजनन यानी कि नई प्रोजनी तैयार करने में केवल 4 सप्ताह का समय चाहिए। 4 सप्ताह बाद ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है, और वहां से फिर ये नई प्रोजनी बनाना शुरू कर देता है। तो काफी इसकी चीजें हैं जो हमें जाननी है, जो हमें समझनी है। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो काफी हद तक हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं वयस्क की बात करता हूं, तो रात में जो झुंड में रहते हैं, जो वयस्क हैं, अकेले रहने वाली जो टिड्डियां हैं, अकेले जो रहने वाली हैं, वो रात के समय ज्यादा विचरण करती हैं। वहीं जो झुंड में रहने वाली टिड्डियां हैं वो दिन के समय करती हैं। झुंड में जो टिड्डियां आती हैं, ये एक दिन में 150 किलोमीटर, हम कहते हैं ना पाकिस्तान से टिड्डी इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो उसका रीजन सबसे बड़ा इतना है कि ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है, जो झुंड में रहने वाली टिड्डियां हैं। तो हम देखें तो ये काफी नुकसान कर सकती हैं, यानी अगर 150 किलोमीटर चल सकती हैं, तो 150 किलोमीटर तक के एरिया में ये नुकसान भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो ये इनका जीवन चक्र है, ये इनका फैलने का तरीका है। जी सिद्धार्थ जी। तो आपने काफी विविध तौर पे बताया कि इनका जीवन चक्र किस तरह से ये बढ़ते हैं, कितने इंस्टार हैं। किसान भाइयों, इंस्टार का मतलब कि ये किस किस रूप से, जैसे हम मनुष्य हैं, जैसे हम पहले बाल्य अवस्था में होते हैं, फिर हम लोग टीनेजर बनते हैं, फिर हम लोग एडल्ट बनते हैं, उसी तरह जो इंस्टार जो शब्द हमारे एक्सपर्ट ने कहा मनोज जी, ये उनके जीवन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनके जीवन के डिफरेंट डिफरेंट आकार हैं, जिस आकार पे वो बदलते हैं। तो मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोर देन 25-30 पीपल हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, धीमे धीमे बढ़ भी रहे हैं लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज अपने इस लाइव सेशन के दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल जो है हमारे पास ये हरेन चौधरी जी का है। मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल का जवाब दें मनोज जी। हरेन चौधरी जी जानना चाहते हैं कि टिड्डियों का धान की फसल पर कोई प्रभाव होता है क्या? मनोज जी, ओवर टू यू।
देखिए, जिस समय खेत में धान की फसल होती है उस समय टिड्डी का अटैक देखने को बहुत कम मिला है, क्योंकि उस समय वर्षा शुरू हो जाती है, तो उस समय पे बहुत कम अटैक अभी मिला है। लेकिन हाँ, धान की फसल में भी इसका अटैक आता है। इसका जो अटैक है मेनली अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है, या फिर अप्रैल मई में ज्यादा आता है। अभी इस समय इसका अटैक आ रहा है, तो धान के समय पे इसका अटैक कम आया है, लेकिन हाँ, ये धान के खेत में भी नुकसान कर सकती है। जी सिद्धार्थ जी। तो हरेन जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही जवाब मिल गया हो। इसी कड़ी में हम अब अपना दूसरा सवाल लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा टिड्डियों से हट के है, बट क्योंकि हमारे व्यूअर ने पूछा है तो मैं चाहता हूं मनोज जी आप इसका जवाब दें। हमारे व्यूअर सोनू शर्मा जी हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद सोनू शर्मा जी बताने का। सोनू शर्मा जी ये जानना चाहते हैं कि हॉपर से बचने के लिए धान में कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूं कि तुरंत आप इस जो है सवाल का जवाब दे दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सेगमेंट में। ये मनोज जी। देखिए, धान में ऐसा चाहिए वाला हॉपर नहीं आता, दूसरे हॉपर्स आते हैं, ठीक है, ग्रीन हॉपर्स वगैरह ये सब आते हैं। तो इनके लिए कई इंसेक्टिसाइड हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हॉपर आता है हम इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम थायोमेथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई सकिंग पेस्ट वाले कई ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा सोनू जी, आप हमारे एग्रीकल्चर ऐप, जो इफ्को किसान एग्रीकल्चर ऐप है, आप उसको एक बार डाउनलोड करें और वहां जाके हमारी धान की फसल में जाके हमारा जितने भी आपको इंसेक्टी कंट्रोल चाहिए वहां से आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ समय का अभाव है तो मैं बहुत ज्यादा आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन आप हमारे एग्रीकल्चर ऐप में जाके हमारा पूरा ये डाउनलोड करके और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। और वहां से आप डायरेक्टली मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे सभी विशेषज्ञों से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं सोनू जी आपका ये प्रश्न का उचित जवाब मिला हो। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे इफ्को किसान एग्रीकल्चर ऐप को भी डाउनलोड करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी जानकारी, अपनी ये कौतूहलता पूरी करें। हरेन जी ने धन्यवाद कहा है। धन्यवाद हरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट पे। हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं इस समय, इनका जीवन चक्र, टिड्डियों के नुकसान, इनके आकार, इनके प्रकार। तो अब मैं चाहता हूं मनोज जी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इनके रोकथाम एवं नियंत्रण के कितने तरीके हैं। ओवर टू यू मनोज जी। देखो, टिड्डी के नियंत्रण करने के लिए सरकार कई प्रोग्राम चलाती है। लेकिन अगर मैं इनके जो नियंत्रण के तरीके हैं उनको अगर मैं बात करूं तो वो 4 तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैकेनिकल हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको वेटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम डस्टिंग यानी कि धूल वाले जो इंसेक्टिसाइड हैं उनके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम स्प्रे के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ तो मैकेनिकल में ये इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफी कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ये टिड्डियों का कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें लेबर की बहुत जरूरत होती है और ये एक स्लो प्रोसेस होता है कंट्रोल करने का। जब अटैक कम है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम धुआं करते हैं, जिसमें हम टोकरी में कोई भी कचरा जो हम एकत्रित करके रख लेते हैं और खेत के चारों तरफ हम धुआं करके उनको भगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई मैकेनिकल चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बीटिंग की, तो बीटिंग में भी काफी बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। इसका जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है, लेकिन डस्टिंग का कंट्रोल काफी अच्छा मिलता है। डस्टिंग करने से डस्टिंग में कई फेनेबल और आपका वनल फॉस की जो डस्ट है 4% और अपनी 1.5% वाली जो डस्ट होती है, इन डस्ट को मिला के आप इसको डस्टिंग कर सकते हैं। डस्टिंग के थ्रू आप इसका काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मैकेनिकल में जो धुएं वाली जो प्रक्रिया है इसको करने से टिड्डियों का जो अटैक है वो काफी मात्रा में नहीं हो पाता और ये टिड्डियां काफी दूर तक भाग जाती हैं। इसके बाद जो डस्टिंग है, डस्टिंग के थ्रू भी जब हम जो इंसेक्टिसाइड है उसको हम खेत में और फसल के ऊपर पूरा छिड़काव कर देते हैं, जो फेनेबल डस्ट प्लस आपका कुनाल फॉस जो डस्ट आती है 1.5% और 4% वाली, इन डस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों डस्टों को मिलाकर हम फेंक सकते हैं अपने खेत में 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका जो बुरकाव है वो करने से टिड्डियों का काफी कंट्रोल मिल जाता है। जी सिद्धार्थ जी। तो आपने कई तरीके बताए, फिजिकल तरीके बताए, मैकेनिकल तरीके बताए, फिर केमिकल तरीके बताए, जैसे कीटनाशक डाल के भी, है ना। तो हम अपने दूसरे सेगमेंट से आने से पहले हरेन चौधरी जी ने धन्यवाद कहा है। धन्यवाद हरेन चौधरी जी सवाल पूछने का। शशि सिंह जी, सोनू शर्मा जी, मेघा सिंह जी, अविनाश पवार जी, टोनी मलिक जी ने सब ने अपना अपना धन्यवाद ज्ञापन किया है। हम भी इनसे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम अपने आगे बढ़ते हैं इस लाइव सेगमेंट में। जैसा कि आपने इन कई तरीकों के बारे में बताया, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल,
तो अब मैं ये चाहता हूं किसान भाई को, क्योंकि किसान भाई जब भी कोई भी दिशा निर्देशन दिया जाता है, ये आम एक रुझान है मनोज जी जो हम देखते हैं, और शायद मेरे साथ जो किसान भाई जुड़े हैं वो भी महसूस करेंगे, उत्साहित होके वो कई चीजों के बारे में इधर उधर भागने लगते हैं कि ताकि उनकी खेत की कोई भी दिक्कत है वो तुरंत से तुरंत समाप्त हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं आप बताएं, इन सारे तरीकों में जो आपने बताया, सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है, और उन प्रभावशाली तरीकों में सबसे उचित समय उन तरीकों को इस्तेमाल करने का कौन सा है? ओवर टू यू मनोज जी। जी देखिए, अगर मैं प्रभावशाली तरीके की बात करूं तो सबसे प्रभावशाली तरीका स्प्रे है ना। स्प्रे दो तरीके के होते हैं, और डस्टिंग के थ्रू कंट्रोल किसान अपने एंड पर डस्टिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। स्प्रे के थ्रू किसान अपने एंड पे भी कंट्रोल कर सकता है, साथ में सरकार के भी स्प्रे के रूप में काफी स्प्रे किए जाते हैं टिड्डी के कंट्रोल के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ तो स्प्रे दो तरीके से किया जाता है टिड्डी कंट्रोल के लिए। एक वाटर बेस होता है जिसमें पानी का यूज किया जाता है, करीब 500 लीटर पानी को का प्रयोग किया जाता है, और इसमें केमिकल्स का डाल के हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप क्लोरोपाइरीफॉस से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस 20% से लेके 20% और 50% दोनों में से कोई भी क्लोरो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20% का 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से यूज की जाती है। और अगर क्लोरो 50% का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें आपको 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग करनी होती है। अगर आप बेंडियो कार्ब करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मिला के 500 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद लैम्डा साइलेथ्रीन आता है 10% WP वाला, आप वहां पे 200 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा मेथ्रीन 2.8% आता है जिसकी 625 ml मात्रा को आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में। तो इस तरीके से जो वाटर बेस स्प्रे हैं हम वहां पे वाटर बेस स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन वाटर वाला जो स्प्रे है उसमें एक तो पानी की रिक्वायरमेंट तो है ही, और साथ में इक्विपमेंट आपको जो स्प्रेयर आप यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। एक इसका और स्प्रे करने का तरीका है जिसको ULB स्प्रेयर बोलते हैं। ULB मतलब अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो स्प्रेयर है, हम उनके द्वारा इसका कंट्रोल करते हैं, उसके द्वारा स्प्रे किया जाता है, जो आज की तारीख में सबसे बेस्ट स्प्रे का तरीका माना जाता है। ये जो तरीका है टिड्डी नियंत्रण के लिए, ये 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और वहां से इसका प्रचलन शुरू हुआ। और सारे तरीकों में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इफेक्टिव तरीका ULB जो स्प्रेयर है उसका वो माना जाता है। इसमें एक्चुअली जब हम स्प्रे करते हैं तो ये बिना पानी का स्प्रे होता है। एक्चुअली इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। ये फुहार जो आती है ये फ्यूमिगेंट की तरह काम करता है, और बहुत अच्छे से ये बिना वाटर के काम करता है, जिसमें आधा से लेके और करीब आधा लीटर से लेके 5 लीटर तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें मेलाथियोन ULB का इस्तेमाल कर सकते हैं। 96% ULB जो मेलाथियोन है इसका हमने काफी इसमें इस्तेमाल देखा गया है पहले भी। तो इसका इस्तेमाल हम इसके कंट्रोल के लिए सरकार करती आई है और कर रही है ULB स्प्रे के माध्यम से। ULB स्प्रे जैसे इन्होंने बोला कि ये 3 प्रकार के होते हैं ज्यादातर। ये पोर्टेबल भी होता है, एक व्हीकल माउंटेड होता है, और तीसरा एयरक्राफ्ट होता है। एयरक्राफ्ट का यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है। पोर्टेबल जो हम अपने मैनुअली हम अपने हाथ से अपने स्प्रे कर सकते हैं, उसको अपने खेत में जाके खुद ले जाके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक व्हीकल माउंटेड होता है जिसको ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पे लगा के और बढ़िया पूरे खेत में एक अच्छे फुहार के साथ उसका स्प्रे किया जा सकता है। जो ULB स्प्रेयर होता है सिद्धार्थ जी, इसमें सबसे अहम चीज होती है इसकी ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट में क्या होता है कि इसकी जो ड्रॉपलेट साइज है, ड्रॉपलेट मतलब बूंदे, इसकी जो फुहार गिरती है, जो बूंदें गिरती हैं, है ना, उनकी डेंसिटी हमें बहुत ज्यादा एरिया को कवर करे, इसीलिए हमें स्मॉल साइज के ड्रॉपलेट्स में स्प्रे इसका करना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी बहुत बड़ी डिटेल्स हैं एक्चुअली, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी ड्रॉपलेट साइज हमें छोटी रखनी चाहिए, स्मॉल रखनी चाहिए। ULB जब हम स्प्रे का यूज कर रहे हैं तो इसका कंट्रोल काफी अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। अब जैसा कि आपने बताया कि समय, मैं सिद्धार्थ जी ने बोला था कि किस समय इसका स्प्रे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहता है। तो कभी भी जब हम स्प्रे का सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे कभी भी करें, आप सुबह के टाइम करें या फिर शाम के समय करें। सुबह के टाइम आप 8 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद शाम को आप 4 बजे के बाद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना हो जब आप स्प्रे करें। दूसरा, अगर आप दोपहर में स्प्रे कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, अगर क्लाउडली वेदर है, बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो वहां पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप जब हवा ना चल रही हो या फिर आपकी जो हवा की स्थिति है, हवा की जो
बहने का जो स्पीड है वो अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से कम है या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। ऐसी स्थिति में स्प्रे करने से कंट्रोल नहीं मिलता और आपका जो स्प्रे है वो बेकार चला जाएगा। दूसरा, जब आपका जो टेम्परेचर है वो अगर 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी आप स्प्रे ना करें, ध्यान रखें, उतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता। तीसरा, जब बरसात हो रही हो या 1-2 घंटे 4 घंटे में बरसात की फोरकास्ट हो या बरसात होने वाली हो, तो उस चीज का ध्यान रखें, उस समय बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। जी सिद्धार्थ जी। तो काफी ये जरूरीमंद बातें आपने बताई हैं मनोज जी इस समय, कि किस समय कौन सी दवा का किस दिशा में हमारे किसान भाई इसको प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जो भी जानकारी अभी आप दे रहे हैं किसान भाई उससे उत्तेजित ना होके सूझबूझ के समझ से अपने खेतों में इसका नियंत्रण करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और काफी सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। बट ये सवालों की फहरिस्त तो लंबी है और मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहता हूं, जैसे आशीष कावले जी, अर्जुन सिंह जी, मेघा सिंह जी, सुरेंद्र सिंह ककरालिया जी, ये करुणेश त्रिपाठी जी, मोनालिसा भट्टाचार्य जी, सब ने अपने अपने धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। क्लोजिंग कमेंट्स के लिए मैं चाहता हूं जल्द ही जल्द आप हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, ये तो आपने केमिकल्स के बारे में बताया, जो केमिकल्स जो कि दवाइयां कीटनाशक उनको प्रयोग करके हम किस तरह से अपने इन जो सारी टिड्डियों का ये नियंत्रण कर सकते हैं। जरा मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कीटनाशकों के अलावा और कौन कौन से उपाय हैं जो किसान भाई आसानी से अपना सकते हैं और टिड्डियों का नियंत्रण कई हद तक कर सकते हैं। ओवर टू यू मनोज जी फॉर दिस लास्ट। देखिए किसान भाई, अभी जो मैंने पहले बताया था कि जो कचरा है उसको टोकरियों में भर लें और टोकरियों में भर के खेत के चारों तरफ धुआं करें, उससे टिड्डी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। जब टिड्डी का अटैक आने लगता है या टिड्डी का आपको लगता है कि अब टिड्डी आ रही है, जब आपको टिड्डी का अटैक दिखने लगता है, उस समय ध्यान रखें, धुआं जरूर कर दें। धुआं करने से ये भाग जाती है और वहां पर टिड्डी का अटैक नहीं हो पाता। दूसरा, जहां भी आप टिड्डी आने का जो रास्ता होता है उस रास्ते में अगर जहरयुक्त चारा हम अगर प्रयोग कर दें तो वहां भी काफी कंट्रोल इसका मिल जाता है। जहरयुक्त चारे में हमें कोई भी डस्ट जो पाउडर होता है, उस डस्ट को हम 15 किलो आपकी मक्के के दाने में या फिर गेहूं के भूसे में मिला लें और गेहूं के भूसे में मिला के हम उसको फेंक दें। अगर टिड्डी का अटैक ज्यादा है तो इसकी मात्रा हम 50 किलो भी कर सकते हैं और उसको हम पूरे रास्ते में अगर फेंक देते हैं, पूरे रास्ते में डाल देते हैं, तो टिड्डी का जो उसको खाने लगती है और टिड्डी वहां पे मर जाती है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जिस रास्ते में आप ये जहरयुक्त चारा डाल रहे हैं उस रास्ते में कोई भी आपका पालतू जानवर ना जाए। पालतू जानवरों को उस समय बांध के रखें, पालतू जानवर को खेत की तरफ विचरण ना करने दें, क्योंकि अगर जहरयुक्त चारा पालतू जानवर ने खा लिया तो वहां हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। तीसरा, किसान भाइयों, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि टिड्डी नियंत्रण, जब टिड्डी का अटैक आता है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास ट्रैक्टर वाला स्प्रे है तो उसमें पानी की सुविधा है कि नहीं, पानी भरा है कि नहीं, ये सारी हम पहले से प्लान करके रखें, पहले से तैयारी में रहें कि अगर टिड्डी का अटैक आया तो हमें तुरंत स्प्रे करना है। तो इसके लिए आपके पास अगर ट्रैक्टर का स्प्रे है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे है, तो उसको आप बिल्कुल तैयार रखें, इंसेक्टिसाइड ला के रखें। तो ये सारी चीजें अपने पास रखें जिससे हम तुरंत उसका स्प्रे कर सकें। तीसरी चीज, जब आपको लगता है आपके गांव में अटैक आ रहा है, क्योंकि सरकार आपके हर वक्त आपके साथ है, तो वहां पे लेकिन आपके खेत की निगरानी करने के लिए आपको पता है कि आपके यहाँ अटैक आ गया है, तो जैसे ही आपको लगता है कि अटैक आ गया है, आप अपने नजदीकी एग्रीकल्चर ऑफिस में या अपने ब्लॉक ऑफिस में वहां पे जरूर इल्तजा करें कि हमारे खेत में ये अटैक आ रहा है। इसके कंट्रोल के लिए 100% यानी कि 100% अनुदान के साथ इंसेक्टिसाइड आपके जो कृषि विभाग है वहां से उपलब्ध हो जाती है टिड्डी के कंट्रोल के लिए। तो इसमें आपको खर्चा नहीं देना, आपको सरकार को बताना है, सरकार इसका कंट्रोल करती है। तो आप इतना भी ध्यान रखें कि आपको 100% इस पे अनुदान मिलता है जो आप इसमें इंसेक्टिसाइड यूज करते हो टिड्डी नियंत्रण के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखें तो हम टिड्डी का कंट्रोल काफी मात्रा में कर सकते हैं और हमारा जो करोड़ों का नुकसान है उसको हम होने से बचा सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। मुझे लगता है कि आज मनोज जी आपने कई जरूरी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी है। ये जो ज्वलंतशील मुद्दा है जिससे आज हर अन्नदाता परेशान है, उसमें आपने काफी अच्छी जानकारी दी। इसके पूरे जीवन चक्र के बारे में बताया, ये कैसे आते हैं, इनका आकार, इनका प्रकार, इनका भोजन, ये क्या खाते हैं और इनके नियंत्रण करने के, रोकथाम करने के तरीके। समय की पाबंदी है किसान भाइयों, हम जानते हैं, बोलने के लिए तो कई बातें हैं, कहने के लिए कई बातें हैं, जानकारी जितनी दी जाए उतनी कम है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, हम हर दिन
ये जो हमारा सेशन है, लाइव सेशन, हर दिन हम आपसे आएंगे, बात करेंगे, रूबरू होंगे, कई अच्छी जानकारियां आपसे साझा करेंगे। आप अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को भी बताएं। ये एक किसानों का प्राइम टाइम जिसे हम कहते हैं, ये प्राइम टाइम हम बनाना चाहते हैं कि किसान भाई आए, उससे जुड़े, अपने सवाल जवाब करें और अच्छे से अच्छी जानकारी हम उनको दे सकते हैं। मनोज जी, आप हमारे साथ दोबारा जुड़े और ये जो इतने ये ज्वलंतशील मुद्दे पे आपने बातचीत की, आशा करते हैं हमारे सारे किसान भाइयों को इन सारी जानकारियों के बारे में उचित लाभ ये उठाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, अंततः मैं बस यही कहूंगा, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन में रहें। हर दिन हम आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारी, ज्वलंतशील मुद्दे लाते रहेंगे। हमारे साथ हम यही चाहते हैं कि किसान भाई, अन्नदाता जानकारी से विलुप्त ना हो जाए इस कठिन समय पे भी। तो हमारी यही कोशिश रहती है, इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। कल मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।